So very good afternoon to every one of you all. Okay, so we are continuing with chapter number 7 today, and chapter number 7 के हमारे कुछ थोड़े से sections pending हैं. तो ये जो sections pending है उसमें से हमारे मेन sections जो है हम उसको पहले cover up करने की कोशिश करेंगे, और ये chapter की शुरुआत होती है with section number 88. So let's start with section number 88, which is relating to register of members. Okay, what is this section talking about? ये section कहता है हर कंपनी जो है, every company, okay, has to maintain a register of members. इसी register of members में कंपनी लिखती है कि कंपनी के कितने सारे members हैं. Okay, यही members ने कितने shares जो है वो होल्ड किए हैं. कौन सी साइड? ऐसे. ओके. ये हट गया है क्या? हाँ, कर दो फिर. एक ही मिनट. हाँ, कौन सा सेक्शन हम लोग कर रहे हैं एक बार बोलो तो. यस, सेक्शन 88 टॉक्स अबाउट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. ये सेक्शन कहता है हर एक कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना होता है इन फॉर्म नंबर MGT1. इसी फॉर्म नंबर MGT1 में क्या सारी चीजें लिखी होती है? ऑब्वियसली बात है, ऑल द डिटेल रिलेटिंग टू मेंबर्स इज रिटन इन फॉर्म नंबर MGT1. क्या डिटेल्स हो सकती है आपके हिसाब से? जैसे कि मेंबर का फुल नेम क्या है. ओके, हाँ. फिर इस मेंबर का एड्रेस क्या है? क्योंकि देखो, कल जाके आपको अगर AGM की, EGM की नोटिस भेजनी है, डिविडेंड का आपको चेक भेजना है, या और कोई भी आपको कॉल अमाउंट कॉल करना है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपको मेंबर से करना है, यू डू इट एट द एड्रेस दैट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द कंपनी. तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है, आप उसका फुल नेम तो मांगते ही हो. फुल नेम के साथ साथ आप उसका एड्रेस भी डिमांड करते हो. अलोंग विद दैट, आज के जमाने में वी यूजुअली ऑल्सो डिमांड फॉर द ईमेल आईडी ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि आज के जमाने में नो कंपनी सेंड्स द नोटिसेस थ्रू द फिजिकल मोड. पोस्टल सिस्टम कंपनीज यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है, और एफर्ट्स भी ज्यादा होते हैं. वेयर एज इफ यू आर सेंडिंग एन ईमेल, एक क्लिक पे आप लाखों लोगों को मेल भेज सकते हो. टाइम बचता है, एफर्ट्स बचते हैं, और पैसे भी बचते हैं. तो इसलिए यू ऑल्सो डिमांड फॉर द ईमेल आईडी ऑफ द मेंबर्स. अलॉन्ग विद दैट, इस पर्टिकुलर पर्सन ने कितने शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं वो भी इस रजिस्टर में लिखा जाता है. कब वो मेंबर बना, कब मेंबर होना वो सीज हुआ, उसका सपोज से फॉर एग्जांपल इट्स अ कंपनी हु हैज परचेज द शेयर्स. क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? यस. तो अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो कंपनी का सिन नंबर, द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यस, ओके, इज ऑल्सो रिटन इन दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रिटन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. मेंबर का फुल नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही हैज परचेज, द डेट ऑन विच he became a member, date of becoming, BECOMING, becoming a member. किस दिन वो मेंबर बना है, अगर वो किस दिन मेंबर बना है इसके बारे में अगर डिटेल्स है तो ऑब्वियसली बात है, अगर उसने शेयर्स बेच दिए हैं तो डेट ऑफ सीसेशन. सीसेशन का मतलब हुआ है कब वो मेंबर होना सीज हुआ है. सीज होना मतलब स्टॉप हुआ है. और अगर कोई कंपनी ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उस केस में उस पर्टिकुलर कंपनी का सिन नंबर. दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स दैट वी आर आस्किंग. इसके अलावा भी दूसरे डिटेल्स मांगे जाते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स दैट आर डिमांडेड फ्रॉम द मेंबर्स. बट इससे भी ज्यादा
क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है, यही जो रजिस्टर्स है वो रखे कहाँ जाते हैं, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट एमसीक्यू भी पूछता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है इसको रखा कहाँ जाता है। तो लॉ मेकर कहते हैं दीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स दैट इज फॉर्म नंबर MGT1 इज यूजुअली केप्ट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हमारा जनरल रूल जो है, हमारा जनरल रूल कहता है ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है वो रखा जाता है एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां रखा जाता है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर माय डियर फ्रेंड्स हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स को रखना पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, तो ऐसे केस में यू कैन कीप दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एट एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। यू कैन कीप इट एट एनी अदर प्लेस विच इज विद इन the same city, town और village। बट ये चीज अगर आपको करनी है यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। पहली बात तो जनरल रूल वापस से बताओ, आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ये जनरल रूल क्या कहता है, ये कहां पर रखा जाता है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, सपोज ऑफिस कन्वीनियंट लोकेशन नहीं है, तो ऐसे केस में मैं अगर चाहूं इस रजिस्टर को क्या इस क्लासरूम में भी रख सकती हूं? रजिस्टर्ड ऑफिस तो 15 भी है, बट मैं वहां पर नहीं रख रही हूं मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, मैं रख रही हूं इस क्लासरूम में। क्या ये क्लासरूम है विद इन द सेम सिटी? तो ऐसे केस में आई कैन डू दैट, बट आई विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और एक पॉइंट दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट कहता है आप अगर चाहो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आप रख सकते हो एट एनी अदर सिटी, बट इट शुड बी विद इन इंडिया। एनी अदर सिटी, any other city, but that should be in India, that should be in India। but ये जो सिटी है उसमें कम से कम 1/10 of the total number of members should reside। और इसके लिए भी आपको लगेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इन शॉर्ट ये दोनों भी ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस ना मुंबई में है। कहां है रजिस्टर्ड ऑफिस? मुंबई। बट इसी कंपनी के 20% मेंबर्स जो है वो कोलकाता में रहते हैं, और यही मेंबर्स ने डिमांड किया है कि हम चाहते हैं ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मुंबई में नहीं कोलकाता में रखा जाए। क्या इनकी ये मांग पूरी की जा सकती है? यस, बट ओनली आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बन गया 2 मार्क का एमसीक्यू। समझ में आई बात? तो दोनों कंडीशन पूरा करना जरूरी है। पहली बात तो यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और एसआर के साथ साथ ये जो शहर में या गांव में या टाउन में आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रखने का प्रपोजल दे रहे हो, उस शहर में या गांव में कम से कम कंपनी के कितने मेंबर्स रहने चाहिए? 1/10 ऑफ द मेंबर्स। एसआर पास हो गया, बट उस गांव में अगर 5% लोग ही रहते हैं तो आप उस गांव में आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को नहीं रख सकते। दोनों भी कंडीशंस एक साथ पूरा होना जरूरी है। एसआर तो पास होना जरूरी है, बट एसआर उस शहर के लिए पास होना जरूरी है जिस शहर में कम से कम कितने 1/10 ऑफ द मेंबर्स आर रिसाइडिंग। यस नो गाइस? तो बताओ मुझे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन से फॉर्म नंबर में मेंटेन किया जाता है? MGT1। ओके, ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है रखा कहां जाता है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। दैट्स द जनरल रूल। बट अगर आप चाहो आप एसआर पास कर सकते हो। एसआर पास करने के बाद यू कैन कीप इट एट एनी अदर प्लेस विच इज विद इन द सेम सिटी।
इनफैक्ट आप सिटी के बाहर भी जा सकते हो, जहां मन करे, ओके, बट दिस शुड बी विद इन इंडिया. तो अगर मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है, मुंबई में ही मैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरी जगह पे रखना चाहती हूं, आई विल ओनली हैव टू पास एन एसआर. बट अगर मैं मुंबई के बाहर जाना चाहती हूं, आई कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, बट ये जो एनीवेयर है दैट शुड बी अ प्लेस वेर इन एटलीस्ट 1/10 ऑफ माई मेंबर्स रिसाइड. ये सुनो गाइस, क्या क्या लिखते हो आप इसमें? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स MGT 1 में क्या क्या लिखते हो? मेंबर का फुल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कितने शेयर्स है, कब वो मेंबर बना है, कब वो मेंबर होना सीज हुआ है. जैसे MGT 1 इज टॉकिंग अबाउट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. MGT 2 is talking about register of debenture holders and register of other security holders. So MGT 2 talks about register of debenture holders and other security holders and other security holders. बताओ MGT 1 किस बारे में बात कर रहा है? हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. और MGT 2 किस बारे में बात कर रहा है? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स. आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यूजुअली कहां पर रखते हो? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में. बट अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कन्वीनियंट नहीं है, कैन यू कीप दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एट सम अदर प्लेस ऑल्सो, बट ओनली आफ्टर पासिंग अ special resolution. Along with that also tell me, can you go even outside the city of the registered office? But अगर आप वहां पे जा रहे हो तो क्या होगा? SR तो पास होगा, प्लस उस गांव में या शहर में कंपनी के कम से कम 1/10 of the members need to reside. Along with that लॉ मेकर कहते हैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा MCQ बन सकता है. Index of all these registers is not required to be maintained if there are less than 50 people. मतलब अगर 50 मेंबर्स से कम है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है. 50 डिबेंचर होल्डर्स से कम है तो ये जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है ना, उसका आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है. इंडेक्स क्या होता है आपको समझता है ना? जैसे हमारी बुक का भी इंडेक्स है, उसमें लिखा है ये चैप्टर नंबर 1 ये पेज से ये पेज, चैप्टर 2 ये पेज से ये पेज. क्यों इंडेक्स बनाया जाता है? हाँ, कन्वीनियंस पर्पस के लिए. वैसे आप सोचो, हजारों लाखों में अगर मेंबर्स है, वी रियली नीड टू प्रिपेयर एन इंडेक्स. क्योंकि अगर कोई भी मेंबर की रेकी करनी है, आप क्या एवरी पेज देखते नहीं जाओगे, यू विल जस्ट ओवरव्यू द इंडेक्स. आजकल तो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनते हैं, तो क्या हो जाता है, इंडेक्स में हम सर्च कर सकते हैं. जैसे कि जब हमें व्हाट्सएप करना है, किसी को हमें मैसेज भेजना है, हम क्या ऐसे कॉन्टैक्ट में जाके उसके मैसेज पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सर्च करेंगे. क्या हमारे लिए आसान हो जाता है. तो जैसे कि वो हमारे इंडेक्स में ही है वो बंदा, वैसी वो बात है. वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स जब बनाते हैं ना, क्या हो जाता है, इस मेंबर की सारी डिटेल्स कौन से पेज नंबर पे है ये ढूंढना बहुत आसान हो जाता है. एक बार हमने पता कर लिया कि चलो ये जो मेंबर है शांताबाई, इसकी डिटेल्स पेज नंबर 5 पे है, तो डायरेक्टली हम पेज 5 पे चले जाएंगे और हमें शांताबाई की सारी डिटेल्स मिल जाएगी. उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, कितने शेयर्स है, कब शेयर्स उसने खरीदे हैं, कब शेयर्स उसने बेचे हैं, एंड वगैरह वगैरह. उसका शेयर सर्टिफिकेट का नंबर, फोलियो नंबर, सारी डिटेल्स शांताबाई की मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. इट विल हेल्प अस टू गेट टू द डिटेल्स एंड दैट इज व्हाई वी हैव सेड आप इंडेक्स मेंटेन करो. बट देखो 50 से कम मेंबर है यार, इतना भी बड़ा डेटा नहीं है. जैसे एसपीसी के 2 ही मेंबर्स है, एसपी एपी, क्या इंडेक्स नहीं भी बनाया ना तो चलेगा,
दो ही तो लोग हैं यार, आप पलट के ढूंढ ही सकते हो कंटेंट किधर है। बट अगर बहुत सारे लोग हैं तो कन्वीनियंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन सर्चिंग द डेटा। इसलिए लॉ मेकर ने भी इस बात को समझते हुए कहा है, अगर आपके कंपनी में 50 से कम लोग हैं, मतलब जैसे मेंबर्स है, तो आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली द इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज दैट इंडेक्स, ओके, of all registers is not required if there are less than dash 50 persons। हाँ, मतलब अब पर्सन्स में लिख रही हूं, मेंबर्स भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकता है, और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स भी हो सकता है, एज द केस में भी। समझ रहे हो आप? अच्छा, एग्जैक्ट 50 मेंबर्स है तो इंडेक्स बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? ये सेंटेंस रीड करके मेरे को बोलो, व्हाट डू यू थिंक? वर्चुअल किड्स आप लोग भी बोलो, कम ऑन। प्रणीता, श्रुति, श्याम, वेर आर यू गाइस? कम ऑन, टेल मी, एग्जैक्ट 50 लोग हैं। बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो? इंडेक्स बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ, इंडेक्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड if there are less than 50 persons. In short, if there are exact 50 or more than 50 persons, then the index is required to be maintained. ठीक है, एग्जैक्ट 50 लोग भी है ना, तो भी आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स, यस, हाँ, ठीक है। अब देखो, आज के जमाने तो लोगों के पास फिजिकल शेयर्स नहीं होते, because every public company compulsorily has to issue shares in the dematerialized format. ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनी के पास है। हाँ, प्राइवेट कंपनी भी आजकल क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही शेयर्स इशू करती है। हाँ, बट दे स्टिल हैव एन ऑप्शन, अगर वो चाहे दे कैन स्टिल इशू शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्मेट। तो ये इंडेक्स, ये रजिस्टर वही कंपनीज का है जिन्होंने शेयर्स इशू किए हैं इन द फिजिकल फॉर्मेट। अगर आपके कंपनी के शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में, तब तो सारे डिटेल्स डिपॉजिटरी के पास है, या तो एनएसडीएल या तो सीडीएसएल। तो यही डिपॉजिटरी के पास ये जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स है ना, उसी को हम मानेंगे एज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये डिपॉजिटरी जो होता है, इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी, आपको पता है क्या? एक तो एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल, नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, एनएसडीएल, या तो है सीडीएसएल। तो ये जो डिपॉजिटरी है, ये डिपॉजिटरी क्या करती है, सारा का सारा डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में डेटा मेंटेन करती है। कौन से पर्सन के पास, कौन से कंपनी के कितने शेयर्स है, लाइव डेटा, लाइव। कंपनी को कुछ नहीं पता, मतलब मुकेश अंबानी को यह नहीं पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स किन किन के पास कितने हैं। ये डेटा किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास है। तो डिपॉजिटरी ने ये जो लिस्ट बनाई है ना कि कंपनी के ये कौन है बेनिफिशियल ओनर्स, ये लिस्ट, ये डेटा जो हमारी डिपॉजिटरी बना रही है, यही डेटा को माना जाएगा एज द कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बिकॉज लिटरली मुकेश अंबानी और डायरेक्टर के ग्रुप को कोई आइडिया नहीं है कि रिलायंस के कितने शेयर्स कौन से पर्सन के पास है। ये सारा डेटा डिपॉजिटरी के पास ही है। तो डिपॉजिटरी ने अपने पास ये जो लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, क्या कहते हैं उसको, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, उसी को कंसिडर किया जाएगा एज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट दैट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज रिलेटिंग टू फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओके, तो अगर सपोज ऐसा कुछ है
कि कंपनी के कुछ मेंबर्स है या डिबेंचर होल्डर्स है या सिक्योरिटी होल्डर्स है जो इंडिया में नहीं है, कहां पर है, इन सम फॉरेन कंपनी, तो उनका जो डेटा है ना कंपनी उस पर्टिकुलर कंट्री में मेंटेन कर सकती है, उसी को कहते हैं एज अ फॉरेन रजिस्टर। क्या कहते हैं? से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने कुछ शेयर्स जो है अमेरिकन मार्केट में बेचे हैं, तो बेसिकली देयर आर सर्टेन अमेरिकन्स हु हैव द शेयर्स इन रिलायंस, उनके डिटेल्स अगर रिलायंस चाहे उस पर्टिकुलर देश में मेंटेन कर सकती है। तो अमेरिका में कंपनी के पास रहेगा द डेटा ऑफ ऑल द मेंबर्स हु आर फॉरेन मेंबर्स। इस रजिस्टर को कहेंगे एज अ फॉरेन रजिस्टर। जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया, you have to inform this to the ROC in form number MGT3 within a period of 30 days. So foreign register जैसे ही आपने स्टार्ट किया, you inform about the place of the foreign register to the ROC. कितने दिनों के अंदर? within a period of 30 days. कौन से फॉर्म नंबर में? MGT3 में। सो बेसिकली इसी सेक्शन 88 में MGT1 है, MGT2 है और MGT3 भी है। दिस इज रिलेटिंग टू फॉरेन रजिस्टर। तो अगर आपकी कंपनी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रही है, जैसे ही कंपनी ने फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन करना चालू किया, 30 दिनों के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द ROC, द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, द प्लेस ऑफ कीपिंग दिस फॉरेन रजिस्टर। इनफैक्ट कंपनी अगर इस रजिस्टर को डिसकंटिन्यू भी करती है, तब भी इस फैक्ट के बारे में आपको ROC को इन्फॉर्म करना जरूरी है। सेम फॉर्म नंबर MGT3 में, वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो आप रजिस्टर मेंटेन करना शुरू करते हो, आप रजिस्टर डिसकंटिन्यू करते हो मेंटेन करना, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपको ROC को इस बारे में बताना जरूरी है। ओके? और जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर में कोई भी एंट्री की है, यही एंट्री आपको आपके प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफर करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो बेसिकली हमारे प्रिंसिपल रजिस्टर में तो मास्टर डेटा है, इंडिया में जो मेंबर्स है उसके बारे में तो डेटा है ही, और फॉरेन रजिस्टर का भी डेटा हम लोग डाल ही देते हैं हमारे ये प्रिंसिपल रजिस्टर में। हो सकता है थोड़ा सा लैग है, बट दिस लैग कैन नॉट बी मोर देन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर वहां की एंट्री हमारे इस प्रिंसिपल रजिस्टर में आई जाती है। इसलिए बेसिकली हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर इज बेसिकली द मास्टर डेटा, जिसमें सब कुछ है। इंडियन मेंबर्स के बारे में तो है ही, और फॉरेन मेंबर्स के बारे में भी यहां पे डिटेल्स लिखी जाती है। सो बेसिकली यू नीड टू ट्रांसमिट टू द प्रिंसिपल रजिस्टर every entry in the foreign register within how many days? Within a period of 15 days. 15 days कहां से बेटा? Obviously from the day the entry has been made. हाँ, as simple as that. डिपॉजिटरी जो है ना, GDRs की बात कर रहे ना? हाँ हाँ हाँ, राइट। नहीं, आप बोल रहे हो जो कंपनीज ने अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इशू किए हैं ना, उसका डेटा तो डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। सो यस, फिर प्लेस का रेलेवेंस नहीं है। बट ये सेक्शन का रेलेवेंस इसीलिए है क्योंकि आज भी दोनों भी सिस्टम पैरेलली चल रहे हैं। मे बी 5 years डाउन द लाइन इवन प्राइवेट कंपनी को कंपलसरी कर लेंगे डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में इशू करना, तो अब कितने सेक्शंस डिलीट हो जाएंगे?
कितने सारे सेक्शंस है, 56, 57, 58, 59, सब कुछ डिलीट हो जाएगा. ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, रिफ्यूजल टू रजिस्टर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ, ये भी पूरा हेडेक ही निकल जाएगा. आप आने तक सब निकल जाएंगे ये सेक्शंस. आपका सब ऑनलाइन रहेगा. अच्छी बात है ना. सीए बनना तब तक आसान हो जाएगा. बनना है ना सीए. कोई ना कोई चीज में तो फंसना ही है. इस चीज में फंसो वही बेटर है. और कुछ कांड वांड करे उससे तो अच्छा है पढ़ाई में फंसो. क्या हुआ? वाह, इसमें गेम्स भी है. मस्त. उसकी आवाज आ रही थी क्या? चलो एक बार रिवाइज कर ले 88, फिर आगे बढ़ते हैं. सो 88 में मोटा मोटी ये 2-3 चीजों के बारे में बताया गया है. सबसे पहली बात तो कहा गया है कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन होता है इन फॉर्म नंबर MGT1. कहां रखा जाता है ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में. अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, कोई दूसरी जगह पे रखना चाहते हो विद इन द सेम सिटी, यू विल नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बट अगर आप उस सिटी के भी बाहर जा रहे हो तो फिर आपको पास करना पड़ता है SR. बट उस सिटी में कंपनी के कम से कम 1/10 ऑफ द मेंबर्स शुड बी रिसाइडिंग. बराबर या नहीं? उसके साथ साथ इंडेक्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर 50 से कम लोग हैं तो. बराबर ना. अगर आप चाहते हो यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ फॉरेन रजिस्टर. बट जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया, 30 दिनों के अंदर MGT3 आप ROC को सबमिट करोगे जिसमें आप डिटेल्स लिखोगे रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ द फॉरेन रजिस्टर. अगर आप फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू भी करते हो तो भी आपको MGT3 ROC को 30 दिनों के अंदर करना होता है सबमिट. जो भी एंट्री आपने MGT फॉरेन रजिस्टर में की है, ये एंट्री आपको प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफर करनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. जैसे आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन किया है ना, वैसे ही आप रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स मेंटेन करते हो इन फॉर्म नंबर MGT2. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 88. 88 से ही जुड़ा हुआ और एक सेक्शन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं इसी के साथ. सो 88 इज ऑलवेज डन विथ सेक्शन नंबर, आपको बताती हूं, इस चार्ट में नहीं होगा. हाँ बेटा. हाँ क्या? ये देखो ये वाला 94. 88 इज ऑलवेज रेड विथ सेक्शन नंबर 94. जब आप घर पे भी करोगे ना, इसी ऑर्डर में जाना. मैंने स्क्रीन स्विच की है आप लोगों के लिए. एक आईपैड की स्क्रीन है ना, एक लैपटॉप की स्क्रीन है. आईपैड लिखने के लिए और ये सेक्शन की रेफरेंस के लिए. 88 इज ऑलवेज रेड विथ सेक्शन नंबर 94. चार्ट नंबर 7.3 पे आ जाओ. देखो अगर आप 94 भी रीड करोगे, इसमें कुछ सिमिलर बात लिखी हुई है. एक ही डिफरेंस है, मैं बताती हूं आपको. देखो आप यहां पे वही चीज लिखी हुई है. हर एक कंपनी को जो भी एक्ट में लिखे गए हैं सारे रजिस्टर्स और रिटर्न्स मेंटेन करने होते हैं और मेंटेन करके प्रिजर्व करने होते हैं एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. तो रिटर्न आप पढ़ोगे आज एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92. और रजिस्टर जो आज आपने किया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, ये सारे रजिस्टर्स आप मेंटेन करते हो. जनरल रूल कहता है एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. बट देखो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं
company can keep it at some other place also other than the registered office. But other place में अगर आप रखना चाहते हो तो ऐसे केस में उस जगह पे कंपनी के कम से कम 1/10 मेंबर्स रहने चाहिए. सिर्फ 1/10 से बात नहीं चलेगा. यू ऑल्सो नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. उसमें अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 88 में 3 बातें थी, इसमें 2 ही बातें हैं. या तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन कीजिए या तो आप ऐसी जगह पे मेंटेन कीजिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, बट उस जगह पे मेंटेन करने के लिए 1/10 से ज्यादा लोग होने चाहिए और आपने SRB पास करना चाहिए. ठीक है. तो वो जो मैंने कोलकाता वाला एग्जाम्पल दिया था, मुंबई में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है बट मेंटेन कहां करना है? कोलकाता. तो क्या वो पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? आफ्टर पासिंग अ. और कोलकाता में 1/10 से ज्यादा लोग जो है, मेंबर्स जो है, वो रिसाइड करने चाहिए. यस और नो गाइस? फिर ये तो एकदम सिंपल बातें हैं. यही रजिस्टर्स जो है दे शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. ओके, एक मिनट, इसके लिए मेरे पास एक चार्ट होगा जिससे पढ़ना ना इजी हो जाएगा. ये देखो 94 कर रहे हैं ना हम लोग. ये देखो, आप अगर चाहते हो आप लिख सकते हो. इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब क्या? जैसे ये अगर मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, या तो ये अगर मेरा रजिस्टर ऑफ जो भी है डिवेंचर होल्डर्स है या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है. इंस्पेक्ट करना मतलब ये बुक को मैंने ऐसा पढ़ा है, ये देखा है, समझा है और बुक को मैंने इधर ही छोड़ दिया है. मैं ऑफिस में आई, मैंने इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं चली गई. तो ये रजिस्टर्स को या ये रिटर्न्स को, रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न, रजिस्टर मतलब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, इनका अगर इंस्पेक्शन करना है, ये इंस्पेक्शन कर सकता है कौन? मेंबर, डिबेंचर होल्डर, या तो अदर सिक्योरिटी होल्डर, या तो फिर बेनिफिशियल होल्डर. बेनिफिशियल होल्डर मतलब जिन्होंने ई फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड किया है, उनको क्या कहते हैं? बेनिफिशियल होल्डर्स. ओके, ये लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये रजिस्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. कौन कौन फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है बोलो तो? 4 लोग हैं जो कैटेगरी में इन्वॉल्व है. कौन कौन लोग? मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एंड बेनिफिशियल होल्डर्स. ये इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. बट इफ यू आर नॉट अ मेंबर, नॉट अ डिबेंचर होल्डर, यू आर नॉट अ सिक्योरिटी होल्डर एंड यू आर नॉट अ बेनिफिशियल होल्डर, आप अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. इंस्टीट्यूट अभी आपको जानबूझ के गुमराह करने के लिए कहेगा आप कंपनी के डायरेक्टर हो और आप इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हो. क्या आप इंस्पेक्ट कर सकते हो? कर सकते हो, बट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. देखो, इंस्पेक्शन की बात है. इंस्पेक्शन कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे आप मेंबर हो ना हो, डिबेंचर होल्डर हो ना हो, अदर सिक्योरिटी होल्डर हो ना हो, आप बेनिफिशियल ओनर हो ना हो. इंस्पेक्शन कोई भी पर्सन कर सकता है. इंस्पेक्शन कोई भी पर्सन कर सकता है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. वर्चुअल किड्स लिखो ना सब कुछ. किसका फोटो ले रहा? वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरी, आपकी, बुक्स की, सबको कवर किया है उसने. अभी रील बनाता है इसके ऊपर.
वर्चुअल स्टूडेंट्स को भी लो ऐसे कैमरा के थ्रू, महसूस करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो सुनो ना, इंस्पेक्शन क्या हर कोई बंदा कर सकता है? इंस्पेक्शन मतलब क्या? ये रजिस्टर को लेना, आना और इंस्पेक्ट करना। ओके, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल ओनर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई है, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का कस्टमर, इवन कंपनी का लॉयर, अगर वो इंस्पेक्ट करना चाहता है वो करे, बट ही विल हैव टू डू इट ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। बट अब देखो आप, अगर हम कॉपीज की बात कर रहे हैं, कॉपीज मतलब फोटो कॉपी डिमांड करना। ओके, कॉपी, जैसे कि अगर मैंने ये बुक का जेरोक्स निकाला है, मतलब मैंने इसका कॉपी लिया है। कॉपी अगर आप लेना चाहते हो अपने पास, तो देखो आप कॉपी सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर ले सकते हैं। कॉपीज की मैं बात कर रही हूं, और ये भी कॉपीज विल बी गिवन टू यू ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। जैसे ही आपने फीस दिए 7 दिनों के अंदर आपको कॉपीज मिलेगी। इनके अलावा कोई भी पर्सन कॉपीज डिमांड नहीं कर सकता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। गवर्नमेंट अगर नोटिस भेजे और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो फिर ये तो आपका इंस्पेक्शन या क्वेरी कुछ हो गया ना, वो तो आपको देना पड़ेगा उनको, थोड़ी ना आप पैसे मांगोगे गवर्नमेंट से, वो तो स्कोप अलग हो जाएगा। वो तो गवर्नमेंट को अपन ने पावर दिया ना, स्पेशल पावर, ऐसा। लिखा आप लोगों ने? लिखो लिखो तो ही याद रहेगा। मैम प्रॉक्सी कहाँ इंक्लूड होगा? देखो, प्रॉक्सी इज नॉट अ पर्सन हु इज अ मेंबर, तो ऐसे केस में आप अदर पर्सन में आओगे। प्रॉक्सी ये डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ और ये रिटर्न्स को सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपीज डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 94। 88 हो गया और 94 हो गया। उसी से कनेक्टेड और एक सेक्शन है, लिखा क्या आप लोगों ने? ये पावर टू क्लोज दीज रजिस्टर्स, और उसमें ये प्रेजर्वेशन की भी बात है। ये प्रेजर्वेशन भी कर लेते, फटफट हो जाएगा, बहुत फटफट होएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ओके, दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैज टू बी प्रिजर्व परमानेंटली। जब तक कंपनी है, जब तक है जान, तब तक है ये रजिस्टर। आप बताओ मुझे, ये जो हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर है, उसी का पार्ट क्या हमारा फॉरेन रजिस्टर भी है? उसका बच्चा ही है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर परमानेंटली मेंटेन होता है, डोंट यू थिंक हमारा फॉरेन रजिस्टर भी परमानेंटली मेंटेन होना चाहिए? लॉजिकली सोचो आप, ये क्या इसी का बच्चा है? इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रिंसिपल रजिस्टर। अगर हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर परमानेंटली मेंटेन कर रहे हो, तो हमारा फॉरेन रजिस्टर भी आपको परमानेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है, दीज आर टू बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। बट याद रखना, ये 8 साल कहां से? डिबेंचर्स के इशू से नहीं है,
Yes, very good. 8 years is from the date of redemption. आप सोचो ना, आज मैंने डिबेंचर्स इशू किए और आज जो मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं ना, उसका रिडेम्पशन होने वाला है 10 साल बाद. आप सोचो, आज अगर मैं डिबेंचर्स इशू करती हूं और आज से मैंने रजिस्टर मेंटेन करना चालू किया ओनली फॉर 8 years, 10वें साल जब मेरे को पैसा रिटर्न करना है, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को कितना पैसा किसको देना है. क्या ये बात बनी है? नहीं. तो इसलिए हमने क्या कहा है, आपको अगर ये रजिस्टर मेंटेन करना है, आप 8 सालों तक मेंटेन करो. 8 साल इशू के नहीं, 8 साल रिडेम्पशन से. कल जाके अगर आपका कोई केस वेस भी निकला, रेड वेड हो गई, कोई सर्वे इंक्वायरी हुई, तो आपके पास ये डेटा है अवेलेबल. सो इट इज नॉट 8 years फ्रॉम इशू, इट इज 8 years फ्रॉम रिडेम्पशन. बराबर ना? बताओ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो कंपनी के ओनर्स होते हैं. ये रजिस्टर कितने सालों के लिए मेंटेन करोगे? परमानेंटली. फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी परमानेंटली. और हमारा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, दिस यू विल मेंटेन फॉर 8 years. 8 years कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन. बराबर ना? वैसे ही हमारी सारी एनुअल रिटर्न्स की जो कॉपीज है, ये भी प्रिजर्व की जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years. बट एनुअल रिटर्न इश्यू नहीं होता है, एनुअल रिटर्न सबमिट होता है, फाइल होता है आरओसी के पास. इसलिए इसका पीरियड है 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इट विद द आरओसी. बराबर ना? एज सिंपल एज दैट. वैसे ही हमारा फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या फॉरेन रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, वो भी लॉजिकली कितने सालों के लिए मेंटेन होगा? 8 साल. 8 साल कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन. सो फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विल ऑल्सो बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years. 8 years कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन. झालं सेक्शन नंबर 94 अलॉन्ग विद द रूल्स. इजी पीजी. हाँ है ना? बताओ मुझे, where do you keep these registers and returns? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस. बट आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के सिटी में नहीं, सिटी के बाहर जाना है. आप क्या 2 चीजें देखोगे? 110 से ज्यादा मेंबर्स वहां पे रिसाइड करने चाहिए. एंड यू ऑल्सो नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. यही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कितने सालों के लिए मेंटेन करोगे? नो, नॉट 8 years. Register of members is maintained permanently, beta. Register of members is maintained. Even foreign register of members is maintained. But agar it's a register of debenture holders or other security holders, it will be maintained for a period of 8 years. kahan se? From the date of redemption of such debentures or other securities. Inspection agar करना है, कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है. बट कौन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है? एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स. इनके अलावा किसी को इंस्पेक्ट करना है, कर सकते हो. जैसे कि हमारा डायरेक्टर है, लॉयर है, कस्टमर है, सप्लायर है, करना है करो, बट ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. ओके, सो इवन इफ आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ MRF, आई कैन पे सर्टेन फीस एंड इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. बट अगर मेरे को कॉपीज डिमांड करनी है, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. कॉपीज कौन लोग डिमांड कर सकते हैं? मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स. दैट टू ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. जैसे ही फीस डिपॉजिट किए 7 दिनों के अंदर आपको उसकी कॉपीज मिल जाती है. So that was about section number 88 and section number 94. There is one more easy section and section number is 91. हाँ, तो आपको MGT 3 ROC के पास 30 दिनों के अंदर सबमिट करना होता है. वो नहीं, डिसकंटिन्यू किया तो मेंटेन नहीं करोगे, सब कुछ आपके प्रिंसिपल रजिस्टर में ही मेंटेन्ड होगा. ओके, तो प्रिंसिपल रजिस्टर में तो सारा डेटा रहता ही है. बट अगर फॉरेन रजिस्टर है, देयर माइट बी अ लैग ऑफ 15 days. अदरवाइज इफ दैट्स नॉट देयर, आपका प्रिंसिपल रजिस्टर कंटेन्स ऑल द डेटा ऑफ ऑल द मेंबर्स, वेदर दे आर इंडियंस और फॉरेनर्स, विल नॉट मेक अ डिफरेंस. उसमें फिर नेशनैलिटी भी लिखी होती है.
ठीक है, सेक्शन 91 पे आ जाओ। पावर टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। इसका एक पीपीटी है, उसी पीपीटी से मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूं, साथ साथ में लिख लेना। एक मिनट। पावर टू क्लोज, सेक्शन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? सेक्शन नंबर 91 टॉक्स अबाउट पावर टू क्लोज योर रजिस्टर्स। आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है, ओके, आप अगर चाहो आप इसको क्लोज कर सकते हो। क्लोज क्यों करते हो? यूजुअली देखो, कंपनी को अगर अपनी मीटिंग बुलानी है, डिविडेंड देना है, हर दिन क्या, हर पल कंपनी के मेंबर्स बदलते रहते हैं, फिर अपडेट करना टास्क हो जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, उसको क्लोज कर देते हैं। हम कहते हैं इतने दिनों के लिए हमने ये रजिस्टर क्लोज कर दिया है, आपने शेयर्स बेचे भी है, खरीदे भी है, तो भी हम कोई भी एंट्री या अपडेशन इन बुक्स में नहीं करेंगे। ऐसे करके वो क्या कर दे रहे, बुक को क्लोज कर दे रहे हैं। आप अगर चाहो आप बुक्स को कर सकते हो क्लोज। वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द जनरल मीटिंग राइट नाउ। हमें ये सब किरकोर काम में ध्यान नहीं देना है। वी विल क्लोज इट। तो क्या आप इन रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, बाय गिविंग एटलीस्ट 7 days नोटिस टू द आरओसी। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, आरओसी के साथ साथ आपको नोटिस सेबी को भी देनी पड़ेगी। बट अगर आपको क्लोज करने हैं ये रजिस्टर्स, ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, दिस रजिस्टर्स कैन बी क्लोज्ड मैक्सिमम एट वन टाइम ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days। एक स्ट्रेच पे आप इन रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो, बट नॉट फॉर मोर देन 30 days, नॉट फॉर मोर देन 30 days। और साल भर में अगर ये रजिस्टर क्लोज करना है तो यू कैन क्लोज इट, बट दैट वुड बी ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 45 days। साल भर में मतलब इन टोटैलिटी, इन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब समझता है, टोटल में कितने दिन क्लोज कर सकते हो? 45 days। बट एक स्ट्रेच में यू कैन क्लोज इट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days। एक समय पे मैं 40 days के लिए क्लोज कर सकती हूँ क्या? नहीं, एक समय पे मैक्सिमम। बट अगर मुझे से 10 10 10 5 कर सकती हूँ, कर सकती हूँ क्या? 10 10 10 30 और 5 35, और भी 10 दिन करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। बट एक साथ मैं 30 दिनों से ज्यादा इन रजिस्टर्स को क्लोज नहीं कर सकती। एक साथ मैं 15 15 15 कर सकती हूँ, बोलो ना, कर सकती हूँ। मैं 30 और 15 कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। सो एट वन टाइम not more than 30 days and in aggregate 45 days। जाओ अभी ऑफिस। क्यों लिख रहे हो क्या ये? अच्छा लिख लो, नहीं जरूरत नहीं है। आप अभी मेन चीज पे फोकस कीजिए। सीजर्स ऑफिस में होगी सीजर्स। है तुम्हारे पास? दे दो ना, संभालना, बहुत शार्प है। हाँ दे दे। नहीं 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 है ज्यादा शार्प, दे दे, समझ जाता है देख के।
संभालना। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू। एक टाइम पे मैक्सिमम कितने दिन? 30 डेज, और साल भर में 45 डेज। तो ये सेक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ देखो, यू हैव ईदर टू ऑप्शन, ईदर यू क्लोज द रजिस्टर और यू हैव अ रिकॉर्ड डेट। दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड डेट अगर आपने लिया है तो उस पर्टिकुलर डे पे जो भी मेंबर है उन्हीं को फिर डिविडेंड दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, एज अ मेंबर कंपनी की मीटिंग में बुलाया जाएगा। सो इट्स ईदर दिस और दैट, दोनों करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली अगर आपको रिकॉर्ड डेट का सिस्टम फॉलो नहीं करना है, what you can do is you can follow this system and you can traditionally close the registers, not update them, and then उस दिन पे जब आपने क्लोज किया है जो मेंबर्स है उन्हीं को आप नोटिस भेजते हो, मीटिंग में बुलाते हो, और यू इन्वॉल्व देम इन द डिस्कशन एंड यू डिक्लेयर द डिविडेंड। वैसी वो बात है। बट अगर यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस तामझाम, यू जस्ट अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट, और उस दिन पे जो भी कंपनी के मेंबर्स रहेंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द राइट्स। सो इट्स दिस और दैट, ईदर ऑफ द टू। दोनों करने की जरूरत नहीं है। हो गया बेटा लिखकर? तो हमारा अभी तक कितने सेक्शंस हुए? सबसे पहले तो हमारा सेक्शन नंबर 88 हुआ, फिर हमारा 91 हुआ, और हमारा 94 भी हुआ है। आज अभी एक आखिरी सेक्शन करते हैं एंड दैट इज सेक्शन नंबर 89। तो 88, 89 और 91 हमारा हो जाता है इस चार्ट का। 95 भी देखो, 95 पढ़ लेते, एक ही सेंटेंस का सेक्शन है। ये सारे रजिस्टर्स और रिटर्न जो आप मेंटेन करते हो ना, दे आर अ प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस, नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। तो एपरेंटली ऑन द फेस इस पे जो लिखा है उसको सच माना जाएगा, बट अगर आपने कुछ चीज अदरवाइज प्रूफ कर ली तो वो प्रूवन चीज को माना जाएगा। इट्स नॉट कंक्लूसिव, मतलब एकदम फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। उसके साथ यू कैन स्टार्ट फाइटिंग, बट दे मे बी चैलेंज्ड, द रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। तो इस चार्ट में एक ही सेक्शन बचता है, वो कर लेते हैं हम लोग। तो ये चार्ट आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता, प्लस हमारा 7.3 का भी ये इतना हिस्सा हो गया ना हमारा। तो कल हम 92 कर सकते हैं और ये सेक्शन नंबर 90 कर सकते हैं। समझ रहे हैं आपको कैसे वो फ्लो में जाएगा? हार्डली कुछ सेक्शंस बचते हैं हमारे। आ जा। Declaration in respect of beneficial interest in any shares. What is this section saying? सुनो ना मेरी बात। बहुत बार ऐसा होता है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ओनर होता है ना वो अलग होता है, और बेनिफिशियल ओनर कोई और होता है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक दिन ऐसा ही हुआ, दीपिका और रणबीर आ गए ना मेरे पास, बचपन के दोस्त थे हमारे, आ गए हमारे पास दीपिका और रणबीर, और कहने लग गए हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट्स है, इतने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, और हम तो आधे से ज्यादा समय इंडिया के बाहर ही रहते हैं फॉर ऑल दिस शूटिंग एंड मूवीज एंड प्रमोशन। तो हमको नोटिसेस आती भी है, बट वी नेवर अटेंड द मीटिंग्स, वी नेवर वोट, एंड वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग दीज राइट्स दैट वी आर गेटिंग। एक काम कर दो ना, हमें वैसे भी ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मीटिंग, नोटिस, प्रॉक्सी एंड इंस्पेक्शन एंड ऑल दिस। हमको तो हमारे सिर्फ रिटर्न से लेना देना है। हम क्या करते हैं, आपको बना देते हैं, अंकिता आपको बना देते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड ओनर। तो नोटिस आएगी आपके नाम पे आएगी, मीटिंग में जाना रहेगा आपको जाना रहेगा, वोटिंग करना रहेगा आपको जाना रहेगा, बट इसी शेयर से रिलेटेड कुछ भी बेनिफिट आया तो आप हमें ट्रांसफर कर दो। डिविडेंड मिला तो डिविडेंड आपका नहीं हमारा है। बोनस शेयर्स इशू है तो बोनस शेयर्स आपके नहीं हमारे रहेंगे। ओके, राइट का राइट आया तो आपको जो करना है आप कर लो, आप डिसाइड कर लो, राइट को रिनाउंस करना है, राइट को एक्सरसाइज करना है या कुछ नहीं करना है, बट इससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट रहेंगे वो आपके नहीं हमारे। तो इस केस में अगर आप देखते हो, रख लो बेटा आपके पास ही, कंपनी का भाई, हाँ, कंपनी का रजिस्टर्ड ओनर मैं हूं,
बट कंपनी के बेनिफिशियल ओनर्स इज दीपिका एंड रणवीर सिंह। तो देखो शेयर्स वही है, बट इन शेयर्स पे बेनिफिशियल ओनर कोई एक और रजिस्टर्ड ओनर कोई और, उन्हीं शेयर्स पे रजिस्टर्ड ओनर कोई एक और बेनिफिशियल ओनर कोई और। तो अगर आपके कंपनी में भी ऐसा हुआ है कि रजिस्टर्ड, आपके केस में भी अगर ऐसा हुआ है कि रजिस्टर्ड ओनर कोई एक और बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो आपकी जिम्मेदारी है दैट यू इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द सेम अंडर सेक्शन नंबर 89। पहली बात तो जो कंपनी का रजिस्टर्ड होल्डर है, रजिस्टर्ड होल्डर मतलब कौन, मैं या दीपिका एंड रणवीर? नहीं, रजिस्टर्ड होल्डर मतलब जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा गया है, वो मैं हूं। एज अ रजिस्टर्ड ओनर मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आई एम जस्ट द ओनर फॉर नेम सेक। As the registered holder, I have to submit to the company MGT4 within a period of 30 days as soon as I become the registered owner. But अब देखो दीपिका और मुझे पता है कि रजिस्टर्ड ओनर मैं हूं, बट बेनिफिशियल ओनर मैं नहीं हूं, बेनिफिशियल ओनर तो दीपिका है। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली दीपिका जो बेनिफिशियल ओनर है, दीपिका जो, उसको सबमिट करना पड़ता है MGT5 विद द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जो ये दो लोग होते हैं ना, उन्हीं को पता है, उन्हीं को क्या पता है कि देखो 99% केसेस में जो ओनर होता है उसी को बेनिफिट मिलता है। देखो टेक्निकली आज अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, क्या मैं रजिस्टर्ड होल्डर हूं और क्या मेरे को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है? तो 99% केसेस में तो यही होता है, जो ओनर होता है उसी को बेनिफिट मिलता है। बट नाउ कभी कभार जैसे दीपिका के केस में ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर्ड ओनर कोई एक है और उसके बेनिफिट कोई और लेके जा रहा है, जैसे कि कोई ट्रस्टी, हाँ जैसे कोई ट्रस्टी है, ट्रस्टी शेयर्स को होल्ड कर रहा है बट बेनिफिट वो नहीं ले रहा है, बेनिफिट किसी और को, मे बी कोई माइनर के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड किए जा रहे हैं, माइनर को बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो रजिस्टर्ड होल्डर कोई एक बट बेनिफिशियल होल्डर कोई और है। हाँ आई बात समझ में? तो अगर आपके भी केस में ऐसी कोई बात है जहां पे रजिस्टर्ड होल्डर कोई एक है और बेनिफिशियल होल्डर कोई और है, सबसे पहली बात तो रजिस्टर्ड होल्डर सबमिट करता है MGT4 विद द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। साइमल्टेनियसली मतलब उसके साथ साथ बेनिफिशियल ओनर भी कंपनी के पास MGT5 सबमिट करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और जैसे ही कंपनी को MGT4 और 5 मिलता है, कंपनी इस बारे में ROC को इन्फॉर्म करती है, इन्फॉर्म नंबर MGT6 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो आज अगर आप देखोगे आपने MGT1, 2, 3 किया और 4, 5, 6 भी किया। कल हमारा MGT7 और 7A और 8 होगा एनुअल रिटर्न के सेक्शन में। बेटा आपने एप्पल के लोगों को ही छुपा लिया जिसका पैसा दिया है, वो ब्रांड नेम ही ढक गया ना बेटा, उसके अलावा जो भी करना है करो। आपको समझा मैंने क्या बोला है? अगर सपोज आपका ऐसा केस है जहां पे बेनिफिशियल ओनर कोई एक है और रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, सबसे पहली बात तो एज अ रजिस्टर्ड होल्डर आपको क्या करना पड़ता है?
आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ता है MGT 4 और बेनिफिशियल होल्डर भी कंपनी को सबमिट करता है MGT 5। जैसे ही कंपनी के पास 4 और 5 आ जाता है, कंपनी को ROC को 30 दिनों के अंदर MGT 6 सबमिट करना होता है। तो आप भी कंपनी को सबमिट करोगे, दीपिका रंगवीर भी कंपनी को सबमिट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही दोनों के फॉर्म्स आ जाते हैं, कंपनी ROC को इन्फॉर्म करेगी इन MGT 6। वर्चुअल किड्स लिख रहे हो ना आप लोग? क्या मिला निकल देखा तो कल का टाइमिंग फिर ग्रुप पे डालना पड़ेगा ना, क्योंकि कल से अगर पूजा मैम है, आनंद सर है, हर्षद सर है, मैं हूं, स्वप्निल सर है। मतलब सब तो थोड़ी ना थे, पहले तो सिर्फ थे क्या? दिखते, चलो बात कर रहे थे, मैं बात कर लेती हूँ। तो 2 मिनट में फटफट रिवाइज कर ले, फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। फोटो ले लो ना जिनका लिख के नहीं हुआ है, क्योंकि रिवीजन पे ध्यान दो आप लोग। अभी क्या लिखा है इन लोगों ने? चलो सबसे पहले तो सेक्शन 88 जो है, हो गया बस 5 मिनट्स। यहाँ पे आवाज आती है, 5 मिनट्स रुक जा, ऑफिस में लेके जाता है हमारे इसको, जा तो 5 मिनट रुक जा बस, मेरे को रिवीजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, नहीं तो याद नहीं रहेगा बच्चों को। आप भी रिवाइज करो, चलो बैठ जाओ इधर। क्या हुआ, बिठाओ। हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओके, हर कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, कौन से फॉर्म नंबर में? MGT 1 में, जिसको कहाँ रखा जाता है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर आप चाहो SR पास करके उस जगह पे भी आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रख सकते हो, जहां पे कंपनी के 1/10 से ज्यादा लोग रिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे MGT 1 में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, MGT 2 में रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स मेंटेन किया जाता है। 50 से अगर कम लोग हैं तो आपको इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो। फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना जैसे ही चालू किया, ROC को इस बारे में इंफॉर्म कर दीजिए इन MGT 3। बट जैसे ही फॉरेन रजिस्टर में कोई भी एंट्री की है, ये एंट्री आपकी ट्रांसफर होगी 15 दिनों के अंदर इन द प्रिंसिपल रजिस्टर। इनफैक्ट अगर आप फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना डिसकंटिन्यू भी करते हो, तब भी आपको MGT 3 30 दिनों के अंदर ROC को सबमिट करना पड़ता है। अगर आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। डिपॉजिटरी जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स मेंटेन करता है, उसी को माना जाएगा एज अ कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 88। 89 जो है वो कहता है, अगर आपके केस में, जी ना ये सब वाइंड अप कर लो, अगर आपके केस में बेनिफिशियल ओनर एक है
और रजिस्टर्ड ओनर कोई और है तो आपको कुछ फॉर्म सबमिट करने होते हैं. एज अ रजिस्टर्ड ओनर you have to submit MGT4 to the company within a period of 30 days. And as a beneficial owner, you have to submit MGT5 to the company within a period of 30 days. Eventually, company ROC को submit करती है MGT6 within a period of 30 days. 60 days है ही नहीं, 30, 30, 30 और 4, 5, 6 ऐसे फॉर्म नंबर है. साथ में अगर लर्न करोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 91. अगर आप चाहते हो इन रजिस्टर्स और रिटर्न्स को कर सकते हो क्लोज करने के पहले आपको 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा. एक टाइम पे यू कैन क्लोज इट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज and in aggregate you can close it only for a period of 45 days. ये registers और returns conclusive evidence नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है prima facie evidence. और एक सेक्शन हमने किया था सेक्शन नंबर 94. वो प्रिजर्वेशन की बात कर रहा था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. प्रिजर्वेशन के अलावा ये भी लिखा गया था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज प्रिजर्व फॉर अ पीरियड विच इज परमानेंटली. जब तक है कंपनी तब तक है ये रजिस्टर. वैसे ही फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी प्रिजर्व किया जाता है परमानेंटली, बट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स and register of other security holders is preserved for a period of 8 years from the date of redemption of the debentures. हाँ है ना. और इंस्पेक्शन की बात की थी. इंस्पेक्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बट 4 कैटेगरी के लोग इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर एंड बेनिफिशियल ओनर. इनके अलावा, ये 4 कैटेगरी के अलावा इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिटर, डेटर, सप्लायर, कस्टमर, डायरेक्टर, लॉयर, सब लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं. बट ये इंस्पेक्शन के लिए उसको देनी होगी कुछ फीस, बराबर ना. बट कॉपीज कौन डिमांड कर सकता है? मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर एंड बेनिफिशियल होल्डर ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. जैसी फीस डिपॉजिट की 7 डेज के अंदर आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी. इनके अलावा कोई भी पर्सन कॉपीज डिमांड नहीं कर सकता. ये सुनो गाइस. तो आज के सेक्शंस आपको एमसीक्यूज या 1-1, 2-2 मार्क के ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग करने वाले सेक्शन नंबर 92 रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न. ओके, सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय. रिवाइज करके जरूर आना. ओके, यस. Bye bye virtual kids. See you tomorrow. इतने जल्दी?